स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में बताऊंगा। अभी तक आप अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट्स के एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा। किसी तंत्र में पी ऑर्बिटलों का परस्पर अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो पी कक्षकों का एक विस्थानीकृत समूह बनता है या पी इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह बनता है। इस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स होंगे, या कह लीजिए द्विबंध एकांतर स्थिति में होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन का मतलब जब भी हम इस तरीके के बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले बेंजीन ही आता होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 1,3 ब्यूटाडाइईन है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रत्येक कार्बन एटम के पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं। संयुग्मित तंत्र में प्रत्येक प्रत्येक कार्बन एटम के पास पी ऑर्बिटल्स है, असंकरित पी कक्षक, और ये परस्पर आपस में अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक सिस्टम जनरेट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। इस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का प्रभाव अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट में क्या प्रभाव पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक शब्द में कहें कि किसी तंत्र में अगर कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होगी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कॉन्जुगेशन होगा, संयुग्मित तंत्र पाया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों के एब्जॉर्प्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होगी। अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल के केस में HOMO और LUMO के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। जो गैप है वह HOMO का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और LUMO का मतलब है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर का जो एंटी बॉन्डिंग कक्षक है वो खाली है, और सबसे ऊपरी कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसको हाईएस्ट ऑक्युपाइड मान। तो ये इन दोनों के बीच का गैप काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके कारण जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है, जो रंगों का विस्थापन होता है, वो अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर होता जाता है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका जो कलर होता है वो संतरे के रंग का होता है, ऑरेंज कलर होता है, या कहे आप समझते हैं कैरोटीन गाजर का जो रंग है, कैरोट का जो रंग है, वो बीटा कैरोटीन के कारण है, जिसमें 11 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन जो कि नेकेड आई से ही आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, तो उसके रंग के पीछे का कारण क्या है? कॉन्जुगेशन है, जिसमें 11 डबल बॉन्ड्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि 22 कार्बन एटम्स आपस में जुड़ करके एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाते हैं। तो कॉन्जुगेशन का प्रभाव रंगों पर पड़ता है। एनर्जी जो लेवल्स के बीच में ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। इसलिए कम ऊर्जा के एब्जॉर्प्शन से ही इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिट हो जाते हैं। अगर हम लोग अब किसी कार्बनिक यौगिक के रंगों के लिए, रंगीन होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूवी और विजुअल लाइट के एब्जॉर्प्शन से
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में किसी यौगिक का रंगीन होना इलेक्ट्रॉनों का गुण नहीं है, बल्कि यह उन परमाणुओं का गुण है, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का गुण है जिससे इलेक्ट्रॉन संबद्ध होते हैं, इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट का को एब्जॉर्प्शन करके, जिसके कारण हम लोग किसी कंपाउंड का रंग देख पाते हैं। पर वास्तव में रंगीन होना उस यौगिक का इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है, बल्कि उस परमाणु का गुण है या परमाणुओं के समूह का गुण है जिससे इलेक्ट्रॉन संबद्ध होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। या आप सरल शब्दों में कहें कि इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से जुड़ा हुआ है, किस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, इस पर निर्भर करता है कि उस यौगिक का रंग क्या होगा। तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में वह भाग जो अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने इस बात में और डिटेल से चर्चा किया था कि क्रोमोफोरिक समूह की उपस्थिति ही यौगिक को रंगीन बनाती है। और दूसरा, कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो स्वयं एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन यूवी विजुअल लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति से जो रंग है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे समूह जो स्वयं यूवी या विजुअल लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति से जो रंग है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। जो कंपाउंड का रंग होगा वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन यह यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है और रंगहीन होता है। इसमें ये कितना है, 255 माइक्रोमीटर है। ये एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है। ये विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये कैसा है, कलरलेस है। लेकिन इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं या फिनोलिक ग्रुप इससे जब जुड़ जाता है तो ये रंगीन कलर्ड बन जाता है। नाइट्रो बेंजीन कैसा है, नाइट्रो बेंजीन ये कलरलेस है और दिस इज कलर्ड, येलोविश कलर का है। ये कैसा है, ये कलरलेस है, 255 माइक्रोमीटर। हालांकि एब्जॉर्ब करने वाला समूह जो है ये डबल बॉन्ड सी होते हैं, p इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड्स हैं, लेकिन NO2 के जुड़ने से कॉन्जुगेशन में वृद्धि हो जाती है। तो NO2 एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट, लेकिन ये जो रंग लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ कलर को शिफ्ट करता है। तो ये किस तरीके का होता है, येलो कलर का होता है। एक एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स में मैंने और दिया था। ये देखिए, ये क्या है, नेप्थलीन है। अब यहाँ पर NO2 जुड़ गया तो ये कैसा हो गया, चमकीला लाल हो गया, ब्रिलियंट रेड हो गया, चमकीला लाल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन वृद्धि के साथ साथ जो रंगीन यौगिक में जो तरंग दैर्ध्य का विस्थापन हो रहा है वह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हो रहा है। ये कलरलेस था, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्रोमोफोरिक ग्रुप है, लेकिन जब ये इसमें से इस सिस्टम से, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से NO2 समूह जुड़ गया तो इसमें ये रंगीन दिखाई देने लगा, ये येलो कलर का हो गया। और इसके कॉन्जुगेशन में और ज़्यादा एक्सटेंशन होने से, वृद्धि होने से जो रंगों का लगातार विस्थापन हो रहा है। तो ये जो समूह है इसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम समूह जो होते हैं वो रंग का विस्थापन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ कहते हैं। ऐसे समूह जो स्वयं रंग के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से रंगों का विस्थापन उच्च तरंग दैर्ध्य की
ओर होता है वैसे समूह को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम समूह कहते हैं। अब क्रोमोफोरिक समूह से, ये क्रोमोफोरिक समूह है NO2, NO2, OH, SH और कीटोनिक, फिनोलिक, ये सभी क्रोमोफोरिक समूह हैं। अगर इनसे जुड़े हुए हाइड्रोक्रोमोफोरिक, जैसे एमीन है, NH2 है, अगर इन क्रोमोफोरिक समूह से जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन किसी अन्य परमाणु के द्वारा या एटम्स के द्वारा कर दिया जाता है तो रंगों की तीव्रता में वृद्धि या कमी हो जाती है, या तरंगदैर्ध्यों का जो विस्थापन है उसमें कमी या वृद्धि होती है। इनको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। तो एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी में संबंध बताने वाला क्रोमोफोरिक समूह से जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा कर दिया जाता है तो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जो बैंड्स है उनकी पोजीशन और इंटेंसिटी बदल जाती है। इसको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं जो कि जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब ये विशेष नाम क्या दिए गए हैं आप एक ही ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ये इंटेंसिटी है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ को अगर हम लोग लिखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन और इंटेंसिटी बदल जाती है जबकि ऑक्सोक्रोम से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ऑक्सोक्रोमिक समूह जो है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन किसी अन्य समूह के द्वारा या प्रतिस्थापी समूह के द्वारा, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप के द्वारा कर दिया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी को संबंध कुछ विशेष नाम दिए गए हैं एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी के बारे में। एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी में परिवर्तन होने को कुछ विशेष नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो इसमें देख रहे हैं आप, किसी समूह का वह प्रभाव जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है उसका लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ प्रतिस्थापन हो जाए, शिफ्ट हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, उसको कहेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट। ये तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है 400 से 800 नैनोमीटर का जो एरिया होता है उसको आप विजुअल रीजन मानते हैं 400 टू 800 नैनोमीटर। तो किसी समूह की उपस्थिति से जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वह तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो अवशोषण बैंडों की जो पोजीशन थी यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन किसी समूह के उपस्थिति से हाइड्रोजन की जगह आप कोई और समूह ले लेते हैं तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रेड शिफ्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जस्ट अपोजिट कोई भी दूसरा बैथोक्रोमिक के बाद फिर दूसरा जस्ट अपोजिट अगर उसको हम लोग देखें तो बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। किसी ग्रुप की उपस्थिति से तरंग दैर्ध्य का मैक्सिमा, उच्चिष्ट तरंग दैर्ध्य का, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का लोअर वेवलेंथ की तरफ कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होता है, तो इस प्रभाव को बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, रेड ब्लू, ब्लू शिफ्ट। थर्ड, किसी ग्रुप की उपस्थिति से एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की तीव्रता में वृद्धि हो जाए उसको बोलेंगे हाइपरक्रोम। ये देखिए इंटेंसिटी बढ़ गई। किसी क्रोमोफोरिक समूह में किसी ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह के कारण जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है उसकी तीव्रता में वृद्धि हो जाए उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। अवशोषण बैंडों की तीव्रता में वृद्धि हो जाना किसी परमाणु या समूह के कारण उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट।
और फोर्थ है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। किसी परमाणु या समूह के कारण अवशोषण बैंडों की तीव्रता में कमी हो जाना कहलाएगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिंदी में बोलते हैं अतिवर्णक। हाइपर को अतिवर्णक, और इसको बोलते हैं अधोवर्णक। उत्कर्षी, वर्णोत्कर्षी, और इसको बोलते हैं वर्णापकर्षी विस्थापन। वर्णोत्कर्षी, वर्ण अधिक तीव्रता, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन हो गया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। किसी परमाणु या समूह के कारण अवशोषण बैंडों का निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन को बोलते हैं वर्णापकर्षी विस्थापन, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। किसी परमाणु या समूह के कारण अवशोषण बैंडों की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि हो जाए, इंटेंसिटी में वृद्धि हो रही है, उसको बोलेंगे अतिवर्णक, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉन्जुगेशन के कारण अवशोषण बैंडों की स्थिति में परिवर्तन होता है। आपको मैंने बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोनेफ्थलीन के एग्जाम्पल से आपने देखा कि कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ की तरफ होता है। और अगर किसी ऑक्सोक्रोमिक समूह से जुड़े हुए हाइड्रोजन का शिफ्ट किसी दूसरे समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो उसके कारण भी एब्जॉर्प्शन की पोजीशन और उसकी इंटेंसिटी में चेंज आते हैं। तो उसको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं जो इस ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अगर किसी समूह के कारण अगर रेड शिफ्ट होता है लंबी तरह तो उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। किसी समूह के कारण अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है तो उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और किसी समूह के कारण ये भी हो सकता है कि जो इंटेंसिटी है, इस जो हाइट ऑफ पीक है वो कम या ज़्यादा हो जाए। तो अगर ज़्यादा होता है तो उसको हाइपरक्रोमिक और कम होता है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और अल्ट्रावायलेट विजिबल ट्रांजिशन से जुड़ी हुई कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।